हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज का टॉपिक हम लोगों का है डाइजेशन ऑफ फूड। तो आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली ये अच्छे से कवर करेंगे कि जो आपका फूड मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे कंपोनेंट्स आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन्स के किस सिक्रीशंस के द्वारा डाइजेस्ट होते हैं। तो आज का हम लोगों का मेनली यही पर्पज है कि हम लोगों के जो फूड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को आपके डाइजेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गन्स किस तरीके से उस पर एक्ट करके उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, डाइजेशन ऑफ फूड मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो डाइजेशन प्रोसेस है फूड का, वो बेसिकली मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होता है। अब ये मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मेनली तो देखें तो मैकेनिकल का मतलब होता है आप जो भी फूड को अपने हाथों से मुंह में डाल रहे हो एंड आपके दांतों के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल। और जैसे ही फूड आपके ओरल कैविटी में जाता है तो वहाँ पे आपके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होते हैं, जो कि फूड में मिक्सअप होके आपके कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ बेटा आपका केमिकल। तो इसीलिए डाइजेशन ऑफ फूड को बोला जाता है क्या? इट इज ए मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। आई होप ये टर्म सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि इसको मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस क्यों कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका डाइजेशन ऑफ फूड में। आपका फूड का डाइजेशन होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो आपका फूड का डाइजेशन होना ये आपके ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, इन बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बात एक ही है बच्चों। बक्कल कैविटी को या ओरल कैविटी बात एक ही है, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। तो बक्कल कैविटी होता क्या है? बेसिकली इट इज ए एरिया बिटवीन टीथ एंड चीक। आपके दांत और आपके गाल के बीच का जो एरिया होता है उसी को ही हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। ये मेनली दो मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शन होता क्या है बच्चों? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ फूड। फूड का मैस्टिकेशन करना। मैस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब ही है कि आपके फूड को स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन करना, मैस्टिकेशन करना। ओके, एंड फैसिलेशन ऑफ फूड। तो ये दोनों मेजर फंक्शन होते हैं आपका जो कि बक्कल कैविटी है। तो बक्कल कैविटी के मेनली दो फंक्शन होते हैं, परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ फूड। और ये दोनों जो प्रोसेस है बेटा, ये दोनों प्रोसेस जो कि आपका क्या क्या है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ फूड, ये आपका मैकेनिकल प्रोसेस है। ये आपका क्या है? ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया एमपी मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है ये। ठीक है ना। और ये इस मतलब प्रोसेस को परफॉर्म कौन करता है? आपका बक्कल कैविटी। ठीक है ना। आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही आप फूड को अपने ओरल कैविटी में एंटर करा रहे हो तो वहाँ पे दो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। क्या होता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ फूड। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अब टीथ एंड टंग। अब ओरल कैविटी की बात किसका नंबर है? टीथ एंड टंग का। आपके दांत और जीभ का क्या काम होता है? अब जैसे कि आप डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ रहे हो ना, तो आपको सारे ऑर्गन्स के बारे में पर्टिकुलर स्टेप वाइज स्टेप अच्छे से कवर करना है कि इनका सिक्रीशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और फूड के किस मॉलिक्यूल्स पर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पे, कि लिपिड पे, कि न्यूक्लिक एसिड पे, कि प्रोटीन्स पे, किस पर ये एक्ट करके उनको डाइजेस्ट होने पे हेल्प करते हैं। तो यही आपके डाइजेशन ऑफ फूड के टॉपिक में पूरा कवर करना है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा बच्चा कि जो आपका ओरल कैविटी है, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, ये मेनली परफॉर्म करते हैं दो फंक्शन। पहला होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सेकंड होता है क्या आपका? फैसिलेशन ऑफ फूड। आई होप ये टर्म यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आपका जो
ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ फूड है, ये आपका मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है शॉर्ट में MP। ओके, अब नेक्स्ट बात आता है टीथ एंड टंग। टीथ एंड टंग का क्या काम होता है बेसिकली। टीथ को तो आपको पता है सारे बच्चे कि टीथ इट इज ए हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स, मतलब फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन, मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होने में हेल्प करती हैं। टीथ एंड चीक क्या होती है, सारे बच्चे याद करो, हमने अपने इसके पहले की क्लास में स्लाइवरी ग्लैंड्स जब पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था ना कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं, और जो स्लाइवा होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। और ये स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती है प्रेजेंट कहाँ पे होती है बच्चों लोग, आपके ओरल कैविटी में टीथ और चीक के बीच में, मतलब आपको अच्छे से बताया गया था कि ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्लाइवा जो कि सिक्रीट करते हैं, जो कि आपके गाल में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है विथ द हेल्प ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा की सहायता से, विथ द हेल्प ऑफ स्लाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा कि ये जो है सेकेंड आपका क्या है, सबसे पहला आपका कौन सा ऑर्गन्स आया था, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, उसका क्या काम था, उसका मेनली दो मेजर फंक्शन परफॉर्म्स कर रहे थे, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सेकेंड था फैसिलेशन ऑफ फूड, जो कि आपका मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन होता है। अब सेकेंड टर्म आता है बच्चा कि आपका जो टीथ एंड टंग है, ये जो टीथ एंड टंग है विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा की हेल्प से ये फूड में अच्छी तरीके से, स्लाइवा क्या है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन निकलता है, उसी को हम लोग स्लाइवा बोलते हैं। अब ये स्लाइवा का काम क्या होता है, मैस्टिकेट एंड मिक्सअप द फूड थ्रोली, मतलब मैस्टिकेट का मतलब ही होता है मिक्सिंग होना आपके फूड में, थ्रोली का मतलब होता है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपके फूड मॉलिक्यूल्स में कंबाइंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। ओके, नेक्स्ट आता है म्यूकस विच इज प्रेजेंट इन द स्लाइवा, हेल्प इन द लुब्रिकेशन एंड अडहेरिंग द मैस्टिकेट फूड पार्टिकल्स एंड चेंज इनटू ए बोलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, देखो यहाँ पे हमने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया है एकदम आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको अगर कवर करोगे तो आई होप आपका एग्जाम्स पास में आप कम समय में अच्छे से डिटेल्स किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हो, अगर आप हमारे बताए गए या हमारे बनाए गए शॉर्ट नोट से अपनी प्रिपेयरिंग करोगे तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। म्यूकस विच इज प्रेजेंट इन द स्लाइवा, म्यूकस जो कि आपके स्लाइवा में प्रेजेंट है। अब ये स्लाइवा क्या है, स्लाइवा आपका एक सिक्रीशन है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक, अब इस स्लाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है, स्लाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन एंड अडहेरिंग द मैस्टिकेट फूड पार्टिकल, जो मैस्टिकेट फूड पार्टिकल्स है उसके लुब्रिकेट एंड अडहेरिंग करने का काम करता है। लुब्रिकेट का मतलब होता है उसमें पूरी अच्छी तरीके से पूरा मतलब मिक्सअप हो जाना, ठीक है ना, और उसको बोलस के रूप में चेंज कर देते हैं, फूड पार्टिकल्स में अच्छी तरीके से मिक्स होकर उसको किस में चेंज कर देते हैं, बोलस के रूप में। अब जैसे कि सपोज आप रोटी खाते हो तो रोटी को जैसे आप मुंह में डालते हो डायरेक्टली उसी फॉर्म में तो आपका ओसोफेगस में तो जाता नहीं है, उसको आप क्या करते हो पहले बोलस के रूप में क्या होता है वो कन्वर्ट होता है, आप उसको चबाते हो ना, तो जब चबाने की प्रोसेस होती है तो उसी टाइम में स्लाइवा भी क्या करता है अपने म्यूकस को रिलीज करता है, और ये म्यूकस जो है हेल्प कर देता है किसमें, लुब्रिकेशन एंड अडहेरिंग में। लुब्रिकेशन एंड अडहेरिंग का मतलब ही होता है कि उसको चिकना बना देना, ठीक है ना, चिकना बना देना ताकि वो बोलस के रूप में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और बोलस के रूप में चेंज होने के बाद आपके ओसोफेगस में इंटर करे। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है लुब्रिकेशन एंड अडहेरिंग द मैस्टिकेट फूड पार्टिकल्स एंड चेंज इनटू ए बोलस, और बोलस के रूप में ये चेंज हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बच्चों को। नेक्स्ट है आफ्टर देन these bolus conveyed into the pharynx,
अब ये जो आपका फूड मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो भी आपने भोजन खाया, ये क्या हुआ, बोलस के रूप में चेंज हो गया। अब बोलस के रूप में चेंज होने के बाद कहाँ जाता है, ये आपके फेरिंग्स में। हमने आपको बताया था ना कि एक मतलब दो पैसेज कौन कौन सा, एक आपका ओरल कैविटी का पैसेज और एक आपका नेजल का पैसेज, मतलब नाक के जो रास्ता है और एक आपका जो मुंह का रास्ता है। ये दोनों रास्ते अंदर जाके एक रास्ते में कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये जो दोनों रास्ते एक रास्ते में जाके मिल रहे हैं, उसी को ही बोलते हैं फेरिंग्स। एंड फेरिंग्स के बाद फिर ये फर्दर दो ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे जिससे आपका फूड मॉलिक्यूल्स जाता है, उसको हम लोग ओसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। और जिससे आपकी एयर्स जाती है लंग्स के पास, उसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्म ये नहीं दिया गया फेरिंग्स, वहाँ पे रिस्पायरेशन सिस्टम जब पढ़ोगे बेटा तो लैरिंग्स उसको बोलते हैं बेसिकली। ओके, तो फूड मॉलिक्यूल्स जहाँ से इंटर करेगा उसको ओसोफेगस फूड पाइप, और जहाँ से आपका एयर इंटर करता है उसको लैरिंग्स बोला जाता है। ठीक, तो फेरिंग्स को हम लोग कह सकते हैं इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। ओके, तो फेरिंग्स तक आपका बोलस जो है वो पहुंच गया। देखो, आफ्टर देन दिस बोलस कन्वेट इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ओसोफेगस। ओसोफेगस आपका बेसिकली बच्चों वही फूड पाइप है। बाय द swallowing एंड डिग्लूशन प्रोसेस, डिग्लूशन swallowing मतलब वही निगलने एंड डिग्लूशन प्रोसेस के दौरान आपका जो फूड पार्टिकल्स है कहाँ पे पहुंच गया, ओसोफेगस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। अब फेरिंग्स क्या होता है, आपको फेरिंग्स और लैरिंग्स में दोनों में डिफरेंट क्लियर होना चाहिए बच्चा, कि फेरिंग्स इससे आपका फूड मॉलिक्यूल्स भी जाएगा एंड एयर भी जाएगी। ठीक, एंड लैरिंग्स से केवल आपकी एयर्स जाएगी, आपके रिस्पायरेशन सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि आपका लंग्स। ओके, तो फेरिंग्स को कहते हैं इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड एयर। ठीक है ना, और देखो जो फूड पाइप है जिससे फूड मॉलिक्यूल्स केवल जाएंगे, फूड जाएगा, उससे एयर इंटर नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, और जिससे केवल एयर जाएगा, वहां पे फूड नहीं इंटर करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैरिंग्स। तो ये दो टर्म यहीं पे क्लियर कर लो। ओके, बात क्या हो रही थी कि जो बोलस है वो फेरिंग्स में पहुंचता है, बेसिकली फेरिंग्स में पहुंचने के बाद ओसोफेगस में पहुंचता है। किस प्रोसेस के द्वारा, सोलोइंग एंड डिग्लूशन प्रोसेस के द्वारा। देखो ये आपका ये वाला पॉइंट था, ठीक है ना। इस पॉइंट में हमने क्या देखा, आफ्टर द दिस बोलस, अब ये बोलस जो है कन्वेट इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स के पास पहुंचता है, एंड देन इनटू द ओसोफेगस, फेरिंग्स के पास पहुंचने के बाद ओसोफेगस के पास पहुंचता है, बाय द सोलोइंग एंड डिगुलेशन प्रोसेस, सोलोइंग एंड डिगुलेशन प्रोसेस के द्वारा आपका बोलस जो था वो आफ्टर ऑल पहुंच गया कहाँ, ओसोफेगस में। अब क्या होता है, the bolus further passes down through the esophagus food pipe by the successive wave of muscular contraction, and that is also known as peristalsis। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, इसको अच्छे से देखना कि बोलस जो है, द बोलस फर्दर पैसेज डाउन थ्रू द ओसोफेगस, बोलस जो है फर्दर जो है मूव करता है आपके ओसोफेगस में, और ओसोफेगस में एक सक्सेसिव वेव आपको देखने को मिलेगा। आपका जो ओसोफेगस है जो कि फूड पाइप है, ये मस्कुलरिस होती है, मसल्स की बनी हुई होती है बच्चों, ठीक है ना। अब ये जो ओसोफेगस है जो कि मसल्स की बनी हुई फूड पाइप है, जब इसमें फूड इंटर करता है तो इसमें एक मूवमेंट होती है, ठीक है ना। इसमें जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस, यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ मस्कुलर लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यहाँ जो भी हम आपको वर्ड टू वर्ड डिकोड कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ भी है कि क्या होता है, फिर से देखो, द बोलस फर्दर पैसेज डाउन थ्रू द ओसोफेगस, बोलस आपका बेसिकली पहुंच गया कहाँ, ओसोफेगस में। ओसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं, बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जो आपका ओसोफेगस है फूड पाइप है, जब उसमें आपका बोलस पहुंच गया ना, बोलस पहुंचने के बाद उसमें जो है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो मसल्स हैं आपके ओसोफेगस की फूड पाइप की जो मसल्स हैं उसमें क्या होता है, वेव होता है, वेव का मतलब मूवमेंट होता है, उनके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अगर आपसे कोई बोलते हैं कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को कहाँ मिलती है, तो ये आप कह सकते हो कि ओसोफेगस में
में देखने को मिलती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ओसोफेगस में भी होता है, स्टमक में भी होता है, ठीक है ना। एंड द गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब ये टर्म जो है गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये जो है गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर, ये बेसिकली होता क्या है, याद करो, रिमेम्बर करो अच्छे से कि जब हमने आपको द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि मान लो ये आपका स्टमक है, ठीक है, बेसिकली आपका स्टमक ये स्टार्ट होता है, तो स्टमक के पास यही है कि स्फिंक्टर लगा रहता है स्टमक के स्टार्टिंग पार्ट में, ठीक है ना। ये आपका मान लो डायाफ्राम है, डायाफ्राम के नीचे से आपका स्टमक स्टार्ट होता है ना, तो ये जो आपका स्टमक है, स्टमक जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और ये आपका ओसोफेगस आ रहा है, ये आपका क्या है ओसोफेगस, फूड पाइप है जो कि डायाफ्राम के नीचे इंटर किया। डायाफ्राम के नीचे इंटर करने के बाद ये अब बहुत ही लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, वही आपकी जो फूड पाइप ही होता है, तो उसी को हम लोग स्टमक बोलते हैं। तो ये जो आपका ओसोफेगस का और स्टमक का स्टार्टिंग, मतलब ओसोफेगस का तो एंडिंग पार्ट हो जाएगा, स्टमक का स्टार्टिंग पार्ट है, तो वहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा रहता है बेटा, ये एक स्फिंक्टर लगा रहता है, इसी को ही बोलते हैं क्या, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये गैस्ट्रो हम यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, गैस्ट्रो ओसोफेजियस स्फिंक्टर लगा होता है। अब ये गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर टर्म से ही, इनके नाम से ही पूरा क्लियर हो रहा है बच्चों। देखो गैस्ट्रो वर्ड जहाँ पे भी यूज हो, गैस्ट्रो वर्ड जहाँ पे भी आपको दिखे, इसका मतलब वो स्टमक से रिलेटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। गैस्ट्रो का मतलब क्या है, ये आपके स्टमक से रिलेटेड है। ओसो का मतलब ओसोफेजियल, ओसोफेगस मतलब ओसोफेगस वही आपका जो फूड पाइप है। तो आपका स्टमक बेसिकली बनता कैसे है, ओसोफेगस आया डायाफ्राम के नीचे, अब वही जो ओसोफेगस है लार्ज थैले के मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। तो आपका जो एंडिंग पार्ट ऑफ द ओसोफेगस एंड स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, ओसोफेजियल का मतलब आपके ओसोफेगस से रिलेटेड है, स्फिंक्टर का मतलब जो यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ है। अब ये गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर का मेनली काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को, मतलब किसको इंटर करना है या किसको इंटर नहीं करना है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। स्टमक में फूड मॉलिक्यूल्स के मतलब के आने और जाने का जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है स्फिंक्टर जो होते हैं। जैसे कि आपने खाना खा लिया, अगर स्फिंक्टर नहीं लगा होगा तो क्या होगा, स्फिंक्टर अगर नहीं लगा तो हमेशा ओपन रहेगा, तो आप थोड़ा सा भी अगर उठोगे बैठोगे या कुछ भी अप डाउन हुए तो आपका भोजन तुरंत ही क्या होगा, बाहर आ जाएगा, मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। उल्टी जो होती है, वॉमिटिंग जो होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं, जो कि आप ज़्यादा खा लेते हो या मतलब कि कुछ हार्मफुल चीज़ें खा लेते हो तो वो आपको वॉमिटिंग हो जाती है, तो उसका भी रीजन क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर ही है। तो बेसिकली गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर हेल्प करता है किसमें, कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो स्टमक में आपका फूड है उसके पैसेज को कंट्रोल करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ तक आई होप सारे बच्चों को टर्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। देखो अभी तक हमने क्या बात किया, फिर से देखो ध्यान से सुनो बिल्कुल, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपका डाइजेशन ऑफ फूड टॉपिक, इट इज़ अ वेरी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, एंड इसका एक वर्ड टू वर्ड जो भी हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, आप अच्छे से उसको कवर करो, ठीक है ना। देखो हमने अभी तक बेसिकली क्या बात किया, हमने ये बात किया कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। क्यों मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है, हाथ से हम लोग भोजन को मुंह में डाल रहे हैं तो मैकेनिकल हो गया, जैसे ही भोजन मुंह में गया वहाँ पे उसको सलाइवा मिल गई, सलाइवा में क्या था, म्यूकस था, उसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर दिया, ये आपका केमिकल प्रोसेस हो गया। ठीक, अब सेकेंड बात देखो
फूड मॉलिक्यूल्स आपने जैसे ही ओरल कैविटी में डाला, वहाँ पे दो मेजर फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सेकेंड आपका क्या है? फैसिलेशन ऑफ फूड। ओके, अब सेकेंड टर्म आता है बच्चा कि आपका जैसे ही फूड अंदर गया, डायरेक्टली बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े पार्ट में जो होता है उसी पार्ट के रूप में तो आपके ओसोफेगस में इंटर कर नहीं सकता है। तो ओसोफेगस में एंटर करने के लिए वो पहले बोलस के रूप में चेंज होता है। अब ये बोलस के रूप में चेंज होने में उसको हेल्प कौन करता है? आपका जो दांत है, आपका जो जीभ है, दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जीभ उसमें सलाइवा मिला देती है, जिससे कि भोजन चिकना हो जाता है एंड बोलस के रूप में चेंज हो जाता है एंड देन इंटर करता है आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद इंटर करता है आपके ओसोफेगस में। अभी तक यहीं तक बात हुई, ठीक है ना? ये जो हमने लिखा हुआ था स्वॉलोइंग एंड रेगुलेशन प्रोसेस, यहाँ तक बात हुई। एक बात और हुई बच्चों कि आपका जो एंडिंग पार्ट है ओसोफेगस का एंड स्टार्टिंग पार्ट है स्टोमक का, उनके बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। ये आपके फूड के पैसेज को कंट्रोल करने का काम करती है। यहाँ तक बात हम लोगों ने किया और यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इन ओरल कैविटी इनिशिएटेड टू केमिकल प्रोसेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, यही देखो हमने आपको बताया था ना कि ये केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस हम आपको अच्छे से स्टेप वाइज समझाएंगे। तो मैकेनिकल प्रोसेस तो हमने देख लिया, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ फूड, जो कि मैकेनिकल प्रोसेस है। ये देखने को कहाँ मिल गई? बक्कल कैविटी में। अब हमको केमिकल प्रोसेस देखने को कहाँ मिल रही है? ओरल कैविटी। ये देखो जो है, कहाँ गया? ओरल कैविटी, ठीक है ना? बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी बेसिकली एक ही चीज है बेटा। इन दोनों टर्म से आप लोग कंफ्यूजन मत होना। अभी सोचो कि मैम ने तो बताया ना बक्कल एंड ओरल कैविटी दोनों एक ही है। हाँ बेटा, दोनों एक ही है, क्योंकि ये एरिया है आपके दांत और गाल के बीच का जो एरिया, उसी को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। और इसी कैविटी में ही आपको दोनों प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। अब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, हमने आपको बताया। और बार बार बता रहे हैं कि आपके सलाइवा का सिक्रीशन भी तो आपके इसमें ही गाल में ही तो होता है, क्योंकि आपके चीक में ही तो सारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, सारे बच्चों को पता है ना। तो ओरल कैविटी देखो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है कि इनिशिएटेड टू केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस से भी इनिशिएट होता है, केमिकल प्रोसेस से भी रिलेटेड होता है। अब देखो सिक्रीटेड ऑफ सलाइवा, जो कि क्या सिक्रीट कर रहे हैं? सलाइवा को सिक्रीट कर रहे हैं, अच्छे से समझना। इन ओरल कैविटी इनिशिएटेड टू केमिकल प्रोसेस, जो कि ये केमिकल प्रोसेस से इनिशिएट होता है। सिक्रीटेड ऑफ सलाइवा, जो कि क्या सिक्रीट कर रहे हैं बच्चों? सलाइवा को सिक्रीट कर रहे हैं। और सलाइवा जो है कंटेन होता है, सलाइवा में बहुत सारी चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। सलाइवा में आपके जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? दैट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे एग्जांपल आपके देखो Na प्लस के प्लस मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं आपके सलाइवा में। इसको आप लोग स्टार्ट मार्क करके लिखोगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने सब कुछ स्टार्ट मार्क में करके लिखा हुआ है, ठीक है ना? ओरल कैविटी बात करें तो ओरल कैविटी में ही आपका इनिशिएटेड टू केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। सिक्रीटेड ऑफ सलाइवा, सलाइवा को सिक्रीट करता है। दैट कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, क्या होता है बाइकार्बोनेट आयंस। ये सारे के सारे आपके जो फूड या न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो भी आयंस होते हैं, आयंस को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप लोग नमक खाते हो, सॉल्ट यूज करते हो, सॉल्ट में क्या होता है Na प्लस Cl माइनस होता है, तो इनको भी ब्रेक डाउन होने में हेल्प कौन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो वही है कि जो भी कंटेन होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट से, ये क्या करते हैं? जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनके आयंस, उनको आयंस में मतलब उनके जो आयंस होते हैं बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करते हैं। एंड एंजाइम्स, और एंजाइम्स से भी कंटेन होते हैं। सलाइवा में आपके क्या क्या देखने को मिले, क्या क्या सलाइवा में प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये आपके फूड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट आयंस को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करेंगे। दूसरी बात एंजाइम्स,
एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। पूछा जा सकता है कि आपके सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो सलाइवा में बेसिकली आपके दो एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से? सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अब ये सलाइवरी एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज नाम से ही पता चल रहा है कि सलाइवा से सिक्रीट हुआ है। सलाइवरी इसीलिए वर्ड यहाँ पे लगा दिया गया कि सलाइवरी एमाइलेज मतलब कि सलाइवा से सिक्रीट हुआ है। तो ये एंजाइम है। उसके बाद देखो अब इनका काम क्या होता है। स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज, माल्टोज। यहाँ पे हमने ये रिएक्शन क्यों लिखा है स्टार मार्क कर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी एमाइलेज का बेसिकली अगर फंक्शन की बात करें कि सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, देखो एमाइलेज, एज वर्ड जहाँ पे भी आपको लास्ट में मिले तो मतलब वो एंजाइम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर लास्ट में आपको एज मिल जाए, ए या सी एज, तो कहने का मतलब वो आपका एंजाइम है। और आप देख ही रहे हो कि एंजाइम्स हैं। एक बार फिर से, इन ओरल कैविटी इनिशिएटेड टू केमिकल प्रोसेस, ओरल कैविटी में ही केमिकल प्रोसेस भी देखने को मिलता है। सिक्रीटेड ऑफ सलाइवा, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा। और सलाइवा कंटेन होता है दैट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस एंड एंजाइम्स। सलाइवा जो है, सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। ओके, अब ये सलाइवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा से रिलीज है, इसीलिए इसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। और ये सलाइवरी एमाइलेज आपके फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट का 30% पार्ट आपका डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्टार्च जो कि क्या है? स्टार्च आपका क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का मतलब पार्ट है ना, कार्बोहाइड्रेट से ना स्टार्च। तो स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? माल्टोज में, जो कि क्या है? 30% ऑफ स्टार्च, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, इज डाइजेस्ट बाय सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स। पूरा डिटेल हमने लिखा हुआ है कि स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है उस पे एक्ट करके उसको माल्टोज में चेंज कर देता है, जो कि स्टार्च आपका क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो 30% पार्ट कार्बोहाइड्रेट का वो आपका किसमें डाइजेस्ट हो जाता है? आपके ओरल कैविटी में ही। और क्योंकि ये आपका ओरल कैविटी में प्रोसेस हो रही है ना बच्चा, ओरल कैविटी में ही तो आपका प्रेजेंट है क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या से क्रिएट कर रहे हैं? सलाइवा। और सलाइवा किससे कंटेन है? इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम से। और ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स जो है आपके कार्बोहाइड्रेट का 30% पार्ट को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर देता है। तो ये लाइन हमने वही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लाइसोजाइम एंजाइम्स विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा। लाइसोजाइम एंजाइम्स जो कि सलाइवा में प्रेजेंट है, एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह एक्ट करता है एंड दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन से हम लोग को बचाता है। अब देखो ये जो है आपका कहाँ गया? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है बेटा, जो कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा में प्रेजेंट होते, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट हुए सलाइवा में प्रेजेंट होता है क्या? आपका लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम का काम यही होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हो उससे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि कोई ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो गया, अदरवाइज कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। उसको डिस्ट्रॉय करके उससे हमें प्रिवेंट करवाता है, हमको बचाता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। तो वही देखो हमने यहाँ पे लिखा है लाइसोजाइम एंजाइम्स विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट है, एंड एक्ट करता है किसकी? एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह। एंटीबैक्टीरियल एजेंट का मतलब वही कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग के फूड मॉलिक्यूल्स में इंटर है उसको पहचान के उसको क्या करना? डिस्ट्रॉय कर देना। एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से हम लोग को बचाता है। आई होप ये सारा टर्म जो हमने यहाँ पे लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चा लोग, ठीक है ना।
आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन हम आपको एकदम शॉर्ट टर्म में आपके साथ डिकोड करेंगे। बट आप लोग भी एकदम ईमानदारी के साथ हमारे हर लेक्चर्स को अटेंड करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे और जो ना समझ में आए आपको कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताओगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, हम लोगों ने क्या डाइजेशन ऑफ फूड में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, आपके ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी को देख लिया, ओसोफेगस को देख लिया। अब ओसोफेगस की बात आती है आपका किसका, स्टोमक में। अब हम लोग देखेंगे कि स्टोमक में फूड के किस मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन होता है, या स्टोमक कौन कौन सी चीज़ों को सिक्रीट करता है और इनके द्वारा सिक्रीट किए गए जो सिक्रीशंस हैं वो फूड के किस मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करके उनको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब नेक्स्ट जो है, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टोमक से, कि बेसिकली स्टोमक देखें कि भैया स्टोमक क्या सिक्रीट कर रहा है और उनके द्वारा सिक्रीट हुए जो सब्सटेंस है वो हमारे फूड के किस मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा, कि प्रोटीन्स पे, कि लिपिड पे, कि न्यूक्लिक एसिड पे, किस पे एक्ट करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग स्टोमक से स्टार्ट करेंगे। एक और बात, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इस ए वाले पार्ट में हम लोगों ने पूरा क्या देखा, हम लोगों के मुंह में क्या डाइजेस्ट हुआ, हम लोगों के मुंह में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, ठीक है ना। अच्छे से इसको आप लोग दिमाग में फिट कर लो कि हम लोग भोजन जो करते हैं, भोजन में मेनली 4 मेजर कंपोनेंट हम लोगों को मिलते हैं और हम लोगों के लिए एसेंशियल भी होते हैं। वो 4 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड एंड एमिनो एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, इन चारों में से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके मुंह में ही होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके जो मुंह है, आपका जो ओरल कैविटी है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, ये म्यूकस जो है 30% पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप सारे बच्चों को, ठीक है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। और एक बात हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ एंड सब्सक्राइब करो। और जो बच्चे मतलब कि ऐसे क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग उनको भी मतलब हमारी क्लास अटेंड करवाने में हेल्प करो, ठीक है, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए, केवल अपना ही नहीं, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। क्लास में हम लोग पार्ट बी डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड का पार्ट बी में ये कवर करने वाले हैं कि स्टोमक जो है आपका, स्टोमक की वॉल से क्या सिक्रीट होता है और इनके द्वारा सिक्रीट किए गए जो सब्सटेंस है वो फूड के किस मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा इसके पहले जो हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था उसका रिवाइज करते हैं। हमने पार्ट ए में क्या देखा था कि पार्ट ए में आपका सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि आपके चीक में प्रेजेंट है, सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है और म्यूकस जो है आपके 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब मेनली ये है कि आपके फूड मॉलिक्यूल्स में जो भी प्रेजेंट है कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स में से मेनली आपका कार्बोहाइड्रेट ही केवल डाइजेस्ट होता है आपके बक्कल कैविटी में, वो भी केवल 30% पार्ट डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा दैट रिलीज ऑफ म्यूकस। एंड ये रिलीज किसके द्वारा होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक। अब बात आती है आपका नेक्स्ट जो ऑर्गन्स है वो है स्टोमक। स्टोमक जो है वो बेसिकली क्या रिलीज करते हैं, तो देखते हैं हम लोग। द म्यूकोजा ऑफ स्टोमक हैज ए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी स्टोमक है, स्टोमक की जो वॉल होती है उन वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही चीज़ों को सिक्रीट करती हैं और वो जो सब्सटेंस सिक्रीट हुआ है वो आपके फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे ये टर्म जो है म्यूकोजा, म्यूकोजा ऑफ स्टोमक, ये टर्म जो हमारी क्लासेस को एकदम पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करते हैं वो उनको
को समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो म्यूकोजा जो है, हमने आपको द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जब पढ़ाया था उसमें अच्छे से बताया गया था। यहाँ पे भी देखो हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है बेसिकली, एलिमेंट्री कैनाल जो है आपकी ये मस्कुलर लाइक ट्यूब्स होती हैं जो कि आपके माउथ से लेके आपके एनस तक फैली हुई होती है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से स्टार्टिंग है। अब माउथ से स्टार्ट होते हुए आपका क्या हुआ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में आपका एनस आता है। तो यहाँ तक कि जो आपकी मस्कुलर लाइक ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये आपका ट्यूब ही तो है बेटा, आपका स्टोमक मतलब ओसोफेगस हुआ, ओसोफेगस से आपका स्टोमक, स्टोमक बैग लाइक स्ट्रक्चर, फिर देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में आपका एनस जो कि रेक्टम है ना। तो यहाँ तक का आपका जो मस्कुलर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाके एंडिंग पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की उसमें मेनली 4 वॉल होती हैं। कौन कौन सी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सीरोजा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। म्यूकोजा जो है सबसे अंदर की लेयर होती है, सब म्यूकोजा उसके ऊपर की लेयर, सब म्यूकोजा के ऊपर की लेयर जो होती है मस्कुलरिस एंड सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सीरोजा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होना, म्यूकोजा इट इज ए इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द वॉल, मतलब वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो म्यूकोजा क्या है, इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और सीरोजा क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, आपके माउथ से लेके एनस तक की जो भी मस्कुलरिस मसल्स की बनी हुई ट्यूब प्रेजेंट है उसी को ही हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें आपका ओसोफेगस भी आता है, स्टोमक भी आता है, इंटेस्टाइन भी आता है एंड लास्ट में आपका रेक्टम वाला पार्ट होता है, ठीक। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि द म्यूकोजा ऑफ स्टोमक। अब स्टोमक की जो म्यूकोजा वाली लेयर है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और यही ग्लैंड्स जो है सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्रंथि होता है, यही चीज़ों को सिक्रीट करती हैं। तो अब इसमें मेनली क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 सेल्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, स्टोमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो उसमें मेनली 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं और यही तीनों सेल्स जो होती हैं सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। तो तीनों सेल्स होती कौन कौन सी हैं, सबसे पहला जो है सेल, देखो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ पे भी आपको मिले तो गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक से रिलेटेड है। हमने आपको कई बार बताया ना, एंटेरो वर्ड जहाँ पे मिले इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। हिपैटिक वर्ड जहाँ पे मिले इसका मतलब लीवर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये कई टर्म होते हैं जो कि आपको फिजियोलॉजी में क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो अब गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ पे भी मिलेगा मतलब स्टोमक से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें मेनली 3 सेल्स होती हैं। वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं, म्यूकस नेक सेल्स, यहाँ पे देखो हमने लिखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव मेनली 3 सेल्स। फर्स्ट सेल म्यूकस नेक सेल, सेकेंड पेप्टिक और चीफ सेल, तीसरा है पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हो हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है बेसिकली आपका, ये आपका पार्ट है स्टोमक की वॉल का। स्टोमक की वॉल्स जो होती हैं इनकी जो म्यूकोजा वाली लेयर है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं इनमें मेनली 3 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स, पहला आपका क्या है म्यूकोजा नेक सेल, दूसरा पेप्टिक या चीफ सेल, तीसरा पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स। अब हम देखेंगे जो तीनों सेल्स होती हैं बेसिकली सिक्रीट क्या करती हैं, किस सब्सटेंस को ये सिक्रीट करती हैं, इनका सिक्रीशन होता क्या है। तो सिक्रीशन की बात करें यहाँ पे, ये तो सेल्स की बात हो गई, ठीक, ये सेल्स थी। अब देखो यहाँ पे सिक्रीशन लिखा हुआ है, म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस सिक्रीट करेंगे, म्यूकस को रिलीज करेंगे।
पेप्टिक और चीफ सेल्स जो है प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करेंगी एंड पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सिक्रीट करती हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहाँ पे हमने अच्छे से आप लोगों के लिए नोट्स बनाया हुआ है। देखो, पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर्स बेसिकली सिक्रीट करती हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होती हैं एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ना। ये जो एक्सटेंसिव फैक्टर्स होती हैं ये मेनली एब्जॉर्ब्स करते हैं मिनरल्स को, और मेनली मिनरल्स की बात करो तो इसमें जो आपका विटामिन B12 होता है इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं कौन? इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके मतलब मीडियम को एसिडिक बनाए रखता है, ठीक है ना, मीडियम को एसिडिक बनाए रखता है कौन? HCl। और HCl को सिक्रीट कौन करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है ना कि जो HCl होता है मतलब एसिडिक मीडियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपके स्टमक में होता है। और स्टमक में ये जो HCl का सिक्रीशन होता है किसके द्वारा होता है? तो ये आप कहोगे पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा। अब ये पेराइटल एंड ऑक्सेंटिक सेल्स क्या है? ये आपका 3 टाइप्स ऑफ सेल्स में एक सेल्स है जो कि आपके किस में प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग? यहाँ तक आपको सारा पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो क्या है, हमने तीनों सेल्स देख लिए कि बेसिकली हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें 3 सेल्स है, तीनों सेल्स क्या है एंड उनका सिक्रीशन क्या है। अब हम देख लेते हैं जो सिक्रीट है, इनका जो सिक्रीशन है, सिक्रीट किए हुए जो सब्सटेंस है वो इनका फंक्शन क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन होता क्या है। म्यूकस की हम बात करें, सबसे पहला आपका जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास 3 सेल्स, म्यूकस नेक सेल जो कि क्या सिक्रीट करेंगे? म्यूकस। एंड म्यूकस के फंक्शन की हम बात करें तो इट इज एन इक्वस सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकस नेक सेल। ये एक इक्वस सिक्रीशन होता है, इक्वस सिक्रीशन का मतलब जली, इक्वस का मतलब जली, वाटरी सिक्रीशन होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है म्यूकस नेक सेल के द्वारा एंड इट फंक्शन बाय प्रोटेक्टिंग टू स्टमक लाइनिंग एंड गैस्ट्रिक पिट्स फ्रॉम द एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये आपका म्यूकस नेक सेल है जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, ये म्यूकस जो है आपका जो स्टमक की वॉल है उस स्टमक की वॉल को हाईली एसिडिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। हाईली एसिडिक कंडीशन हो जाएगा तो एसिडिक कंडीशन, हाईली एसिडिक कंडीशन होने पे क्या होता है? जल जाती है चीज़ें ना, मतलब कि उसमें बर्निंग हो जाती है, जल जाती है। तो ये क्या करती है बेसिकली आपका जो म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, तो म्यूकस जो है हाईली एसिडिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है जो कि गैस्ट्रिक पिट्स जो होती है, गैस्ट्रिक वॉल्स जो होती हैं, जो गैस्ट्रिक वॉल्स मतलब गैस्ट्रिक स्टमक की जो वॉल्स की लाइनिंग होती है उनको हाईली एसिडिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन? म्यूकस। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट जो है वो है प्रो एंजाइम या पेप्सिनोजेन। ये देखो नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि प्रो एंजाइम्स एंड पेप्सिनोजेन, ये क्या होते हैं? प्रो मतलब कि एंजाइम्स जो है स्पेशली आपका जो है, देखो यहाँ पे क्या है, प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजेन, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में काम मतलब हेल्प करती है, काम करती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रो एंजाइम एंड पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन इज ए पावरफुल एंड अबंडेंट प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम्स। अभी हमने आपको बताया कि अगर हम इसके फंक्शन की बात करें प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजेन की, तो इसका फंक्शन क्या होता है? पावरफुल एंड एबंडेंट होता है, सबसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम्स होता है जो कि क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम्स। सिक्रीट बाय द गैस्ट्रिक चीफ सेल, आपको पता है किसके द्वारा सिक्रीट हो रहा है? गैस्ट्रिक चीफ सेल, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है कौन? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन जो कि आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करती हैं एज ए प्रोएंजाइम एंड द कन्वर्टेड बाय गैस्ट्रिक एसिड इन द गैस्ट्रिक ल्यूमेन टू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। वही कहने का मतलब है, देखो बेसिकली आपका जो सेकेंड सेल है पेप्टिक या चीफ सेल, ये सिक्रीट करती है क्या? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को।
प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म है, बट जब HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिडिक मीडियम होता है तो ये एक्टिव पेप्सिन में चेंज होके आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है। तो ये इसका फंक्शन था किसका, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन का। नेक्स्ट आपका आता है पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है। ये मतलब कि जो तीसरा सेल्स है, थर्ड सेल्स जो है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या है, पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एसिडिक सिक्रीशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो स्टोमक में HCl का सिक्रीशन है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक है ना, हमने आपको कितनी बार बताया गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक से रिलेटेड होता है। तो गैस्ट्रिक एसिडिक सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, पेराइटल ऑक्सेंटिक सेल, विच इज हेल्प इन द एसिडिक इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को मतलब फूड का एसिडिक कंडीशन में होने में हेल्प करता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एंड कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब्स करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा ना, एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड कंट्रोल्स ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, और हार्मफुल बैक्टीरिया से कंट्रोल भी करता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ फूड में ए वाले पार्ट में हमने देखा था, वहाँ पे मेन रोल था आपका बक्कल कैविटी में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, और बक्कल कैविटी में किसी भी प्रकार का आपके फूड मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन नहीं होता। सेकेंड बात, जो आपका क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी के बाद ओसोफेगस आता है, इसमें किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता, ये केवल फूड को जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं, पैसेज प्रोवाइड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता। अब बात आती है बी वाले पार्ट में, हमने आपको क्या बताया, डाइजेशन ऑफ फूड के बी पार्ट में हम लोगों ने स्टोमक के बारे में देखा कि स्टोमक की जो वॉल है, जो कि म्यूकोजा वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं इनमें मेनली 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही तीनों सेल्स जो है सब्सटेंस को सिक्रीट करके आपके फूड के डाइजेशन होने में हेल्प करती हैं। और कौन कौन से तीनों सेल है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, म्यूकस नेक सेल, पेप्टाइड चीफ सेल, पेराइटल ऑक्सेंटिक सेल। म्यूकस नेक सेल म्यूकस को रिलीज करते हैं, और म्यूकस जो है आपके स्टोमक की वॉल्स की, स्टोमक के गैस्ट्रिक पिट्स की, उनकी लाइनिंग की हाईली एसिडिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। प्रोएंजाइम्स एंड पेप्सिनोजेन, नाम से ही पता चल रहा है ये आपके क्या कहते हैं, भोजन में प्रेजेंट क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किसको, इसको पेप्टिक और चीफ सेल्स या प्रोएंजाइम्स पेप्सिनोजेन को। थर्ड जो सेल्स है पेराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये होता है बेटा कि ये HCl को सिक्रीट करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड एब्जॉर्प्शन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करती है। जो थर्ड सेल्स है पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स जिसे हम लोग कहते हैं, और एक काम करता है कि कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया से कंट्रोल करता है। आई होप यहाँ तक का आपको डाइजेशन ऑफ फूड की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट सी में स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड पार्ट सी में हम लोग सारा ये खत्म कर देंगे डाइजेशन ऑफ फूड का। ठीक है ना, तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो।